हेलो स्टूडेंट, आज जिस हम पाठ को देखने वाले हैं उस पाठ का नाम है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, उस पाठ का नाम है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 11वां पाठ है। इस पाठ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। इस पाठ का जो लेखक है, एक सिर्फ जानकारी है, इस पाठ के लेखक के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम इस पाठ को जो है देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो नोबेल पुरस्कार क्या है और नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, सबसे पहले इस बात को हम देखेंगे। नोबेल एक व्यक्ति का नाम है जिसका जन्म 1833 में इनका जन्म हुआ, इस नोबेल व्यक्ति का। इनका पूरा नाम जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है एक 300, इन्होंने जो कुल मिलाकर जो है 355 आविष्कार किए। कितने आविष्कार किए? 355। और इनको जो सब में ज्यादा जिस आविष्कार से इनका जो है ख्याति हुई, यानी इनकी जो लोग पहचानने लगे, वो था डायनामाइट। आज हम देखते हैं कि डायनामाइट का इस्तेमाल हम बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए, या फिर बॉडी में जो व्हील होती है, बॉडी होती है, उसमें ब्लास्ट करने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 इनका जन्म। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने जो ये आविष्कार किया है डायनामाइट का, वो डायनामाइट का जो आविष्कार है वह उसी वजह से उनको जो है समाज में पहचान मिली थी। कहा जाता है कि उनके पास जितनी संपत्ति थी, वो संपत्ति उन्होंने एक संस्था को दान दे दी और कहा कि मेरे संपत्ति से जितना ब्याज आएगा, समझो हम क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं ना, और उसके बाद हम ब्याज देखते हैं। तो वो कहते हैं मेरे संपत्ति से जितना ब्याज आएगा, उस ब्याज से आपने नए नए आविष्कार करने वाले लोगों को पुरस्कृत करना, यानी सम्मानित करना, नोबेल पारितोषिक देकर। तो वो प्रथा आज तक चली आ रही है और उस प्रथा के अनुसार जो है अभी तक वो जो है चलते आ रहा है। तो देखिए, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जितनी संपत्ति है एक ट्रस्ट को दान दे दी, और उसकी अंतिम इच्छा ये है कि जितने भी नए नए पुरस्कार, समझो नए नए, अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, देखिए यह पुरस्कार शांति पुरस्कार है, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र। देखिए कौन कौन से इसमें होता है ये पुरस्कार? साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में। उसके बाद आता है साहित्य, भौतिक शास्त्र के जिसे कहते हैं ना, भौतिक, रसायन। उसके बाद आता है चिकित्सा, और उसके बाद आता है विज्ञान, और अंतिम में आता है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र। तो देखिए इन 1 2 3 4 5 6 साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसमें जिन्होंने हटकर काम किया या फिर समाज के प्रति, लोगों के प्रति जगाने का काम जब किया है तो उनको जो है साहित्य पुरस्कार मिलता है। और नोबेल पुरस्कार पाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये पुरस्कार बहुत मुश्किलों से मिलता है, यानी इसमें ऐसा कुछ काम करना पड़ता है कि लोगों ने हमारी वाहवाही करे, तभी ये साहित्य पुरस्कार भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र में हमें ये पुरस्कार मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अब इस पाठ को लाइन टू लाइन देखने का प्रयास करते हैं और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमको क्या बताने का प्रयास किया गया है ये देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, नोबेल पुरस्कार विश्व का, हमारा तुम्हारा नहीं, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार, यानी सबसे महान पुरस्कार के रूप में इसको देखा जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम से दिया जाता है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, ये जो पुरस्कार है साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। देखिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अल्फ्रेड का जन्म हुआ। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, देखिए 18 वर्ष की आयु में वे रसायन की पढ़ाई करने अमेरिका गए। देखिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडन के राजधानी में उनका स्टॉकहोम में उनका जन्म हुआ और रसायन की पढ़ाई करने के लिए, रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए वे अमेरिका गए। अब अमेरिका जाने के बाद देखिए क्या हुआ है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में, यानी 1867 में डायनामाइट की खोज की। मैंने आपको बताया डायनामाइट क्या है। डायनामाइट की खोज की कब की? 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी जिंदगी में लगभग 355 आविष्कार किए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 355 आविष्कार किए, यानी खोज की, साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने जो है 355 खोज की है। सबसे ज्यादा शोहरत मीन्स उनको जो है उनकी जो ख्याति, जिसको बहुत सारा जो है उनको सम्मान मिला या बहुत सारा उनका नाम हुआ, तो वो शोहरत और दौलत उन्हें डायनामाइट के आविष्कार ने दी। देखिए, डायनामाइट उन्होंने 355 तो खोज की है, परंतु सबसे ज्यादा शोहरत यानी उनको जो उनका नाम जो हुआ, वो नाम और दौलत यानी पैसा केवल डायनामाइट के खोज से आया है। देखिए, एक साइंटिस्ट के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, भाग यही होता है कि उसके किसी खोज को दुनिया ने सवारे सजाए। यानी यहां पर क्या हुआ है कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो आविष्कार 355 किए, परंतु डायनामाइट की खोज ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके पास दौलत आने लगी, उनका नाम होने लगा। आगे देखिए क्या कहते हैं, दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु के पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। देखिए, हमें इन साइंटिस्ट से कुछ सीखना है। इन्होंने पूरी जिंदगी अपने लिए कभी नहीं जी, इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अपनी जिंदगी को जो है निछावर कर दिया। कहीं के भी ले लीजिए,
केवल भारत के व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, हम विश्व के व्यक्तियों के, विश्व के वैज्ञानिकों के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो बताइए ना, अगर अल्फ्रेड नोबेल, आज मेरे पास अगर खूब दौलत होती है तो मैं ट्रस्ट में दूंगा क्या? मैं मेरे परिवार का सिक्योर करूंगा, मैं मेरी पीढ़ी को सिक्योर करने की कोशिश करूंगा, मैं मेरे आने वाले पूरे परिवार को जो है उस पैसे के लाभ देने का कोशिश करूंगा। परंतु यहाँ पर हम इसीलिए ना, व्यक्ति महान कब होता है? स्वयं के बारे में अगर विचार करता है तो महान नहीं होता, परंतु दूसरों के बारे में अगर विचार करता है तो वो व्यक्ति महान होता है। लोग स्टार्टिंग में उसको पागल कहते हैं, कब तक पागल कहते हैं? वो जीवित है। आप लोगों के बारे में सोचो, आप लोगों के बारे में सोचो, आप लोगों के बारे में सोचो, लोग आपको पागल कहेंगे पागल है यार, ये लोगों के बारे में सोचता है। परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जब लोगों को पता चलता है कि यार ये जो ये था आदमी, ये अपने लिए नहीं जीता था, ये लोगों के लिए जीता था, ये तो महान है। संसार का नियम है, जीवित लोगों को कभी महान नहीं कहा जाएगा, मरने के बाद ही उसको महान कहा जाएगा। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपनी मृत्यु के यानी मृत्यु से पहले 1896 में अपने संपत्ति का बहुत ज्यादा हिस्सा एक ट्रस्ट को दे दिया। अगर हम बात करें हमारे भारतीय एपीजे अब्दुल कलाम की, तो आपने सुना होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद जब उनकी प्रॉपर्टी देखी गई तो इतने ड्रेस थे, इतने 2 कोट थे, इतनी सिर्फ ये आय थी। तो यहां पर क्या हो गया है कि संसार में साइंटिस्ट के जैसा लोग कोई नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट जो खोज करते हैं खुद के लिए खोज करते हैं, उनका केवल नाम होता है। पूरी आयुष्य एक कमरे में बंद होकर ना प्यास देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना खाना देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, वो केवल एक खोज में लगे हुए रहते हैं। लोग आज हम भी उनको पागल कहते हैं, क्या पागल के जैसा हेयर बढ़ा दिए है, क्या है, चलने की स्टाइल देखो, समाज में रहना नहीं आता। लेकिन जब उनकी खोज समाज के सामने आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे वाह। अब अल्फ्रेड नोबेल जब जीवित थे तब भी लोग उनको यही कहते होंगे, तब भी उनको लोग यही कहते होंगे। लेकिन आज अगर हम अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि उसने अपनी संपत्ति का ज्यादा हिस्सा एक ट्रस्ट को दिया। अब ट्रस्ट को देकर खामोश नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या कहा देखिए, ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उनकी इच्छा थी, अब देखिए उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से, जो ये पैसा है, या फिर हम किसी बैंक में रखते हैं या फिर हम किसी को दे रहे हैं, अब ट्रस्ट को दिया है तो ट्रस्ट क्या करती है? उसको जो है एक बैंक में रखती है और उस बैंक से जो है बेनिफिट जो है उनको मिलता रहता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया कि ये जो सुरक्षित पैसा उन्होंने रखा है उसके ब्याज से, ब्याज यानी जो ऊपर एक्स्ट्रा जो पैसा आता है, ब्याज से प्रत्येक वर्ष यानी हर साल प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के कल्याण हेतु कार्य करें। देखिए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने मरने से पहले अपनी संपत्ति जो है एक ट्रस्ट को दी और उस ट्रस्ट को देने के बाद उन्होंने एक इच्छा जताई कि इस पैसे से जो ब्याज आएगा उस ब्याज से प्रत्येक वर्ष ऐसे लोगों को सम्मानित करें जो अपने कार्य से समाज का फायदा करते हो या समाज को नई दिशा देने का काम है। नोबेल पुरस्कार पाना कोई बाजार में, मार्केट में सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। यहां पर समाज को उस खोज का लाभ हो, ये उसके पीछे का एक प्रयास है। आगे देखिए क्या कहते हैं, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, देखिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई। देखिए 29 जून 1900 में नोबेल संस्था की स्थापना, यानी नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है ये संस्था को चालू किया गया। कब किया गया? 29 जून 1900। तथा 1901 से पुरस्कार दिया जाने लगा। देखिए पुरस्कार की शुरुआत, उनकी संस्था की शुरुआत जो है, फाउंडेशन की शुरुआत जो है
1900 में शुरू हो गई, लेकिन प्रथम पुरस्कार उन्होंने 1901 में दिया। 1901 में उन्होंने पुरस्कार देना आरंभ किया। इस फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है। देखिए इस फाउंडेशन में कितने लोगों की टीम है? 5 लोगों की टीम है। वो कौन कौन सी टीम है वो बताया है इसमें। इसका प्रमुख स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। देखिए इस फाउंडेशन का जो प्रमुख है वो स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। वो तय करते हैं कि ये इस संस्था का जो है अध्यक्ष होगा या फिर प्रमुख होगा। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्था के ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। देखिए अन्य जो 4 सदस्य यानी 5 सदस्यों की टीम होती है, प्रमुख सदस्य किंग यानी वहां पर जो राजा है, वहां का जो राजा है स्वीडन का, वो तय करता है। और अन्य 4 जो है, जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो तय करते हैं। देखिए अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्था के ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। स्वीडन के राजा अपने हाथों से ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। देखिए स्वीडन के राजा अपने हाथों से ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। आप सोचिए कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और स्वीडन के किंग से वो पुरस्कार हमको मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वीडन का किंग से मिलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब ये पुरस्कार मिलता है तो स्वयं वो किंग जो है उस पुरस्कार को देने के लिए आता है। तो विचार कीजिए कि कितना महान ये पुरस्कार हो सकता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। देखिए 10 दिसंबर को उनके जन्म अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। दिसंबर देखिए कितना महत्वपूर्ण ये जो है पुरस्कार जो है दिया जाता है। और 10 दिसंबर को इस पुरस्कार को जो है उनके जन्म के अवसर पर दिया जाता है। 10 दिसंबर 1833 में उनका जन्म हुआ और उस उपलक्ष्य में ये हर 10 दिसंबर को ये पुरस्कार जाहिर होता है। यानी इसका काम तो पहले से स्टार्ट हो जाता है कि ये साल किसने किसने समाज के लिए अच्छा काम किया है, उनकी लिस्ट मंगाई जाती है, उसकी पूरी पड़ताल की जाती है और उसके बाद ये पुरस्कार दिया जाता है। अन्यथा हम सोचेंगे कि हम भी हमारे पुरस्कार में नाम डाल दें, तो उसके लिए उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है, उसका कुछ जो है उसका एक विषय होता है और उस विषय के अंतर्गत हमें वो प्रस्ताव जो है सादर करना पड़ता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कुछ भारतीय। देखिए ये जो पुरस्कार है 10 दिसंबर को दिया जाता है और हमारे भारत में भी ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें भारतीय भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? देखिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, उनकी गीतांजलि इस उपन्यास। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 यानी भारतीय नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट दी है। वो लिस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश के किन लोगों को जो है पुरस्कार और कब मिला है। क्योंकि एमपीएससी यूपीएससी का अगर हम विचार करते हैं तो प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है पहला भारतीय पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए ध्यान में रखो, कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार कौन से ईस्वी सन में मिला, या फिर प्रश्न आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से क्षेत्र में राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर 2 उत्तर ये हो सकते हैं। सन आया तो 1913 और कौन से क्षेत्र के लिए आया तो वो है साहित्य, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार थे और उन्होंने गीतांजलि इस साहित्य को लिखा है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। देखिए पहले क्या होता था कि नोबेल पुरस्कार केवल वहां यूरोप के लोगों को ही मिला जाता था,
लेकिन प्रथम ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें जो गैर यूरोपीय, मतलब उनका यूरोप से कोई संबंध नहीं है और वो भारतीय है, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए सीवी रमन 1930, देखिए 1913 के बाद 1930 यानी कुल मिलाकर 17 साल के बाद उनको जो है सेकंड पुरस्कार मिला, वो थे सीवी रमन। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब सीवी रमन की जो खोज थी, उन्होंने कहा था कि समंदर का पानी जो है, सागर का पानी नीला क्यों होता है, तो उसकी उनकी खोज थी। क्योंकि पिछले साल जो हमको जो चौथी की आपने पढ़ा होगा, चौथी की पुस्तक में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन के बारे में जो लेसन था उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो आगे देखिए, तीसरे नंबर पे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में, देखिए 1968 में थर्ड भारतीय को पुरस्कार मिला। इनका खोज क्या है, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में, मेडिसिन। चौथे नंबर पर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 यानी 1989 को इनको जो है शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया। क्योंकि हम मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने गरीब और जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनकी सेवा के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया था। आगे देखिए, पांचवें नंबर पे है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सैद्धांतिक शोध के लिए 1983 में यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद पांचवें नंबर पे है आत्मर सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला। वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरे नंबर पर है आर.के. पचौरी, जिनको 2007 में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के हेतु यह पुरस्कार मिला। 90 नंबर पर है वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और 10वें नंबर पर है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए मिला। यानी यहाँ पर 10 अभी तक भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आप हमेशा अपने नोट्स में रखिए और इसकी स्टडी कीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं एमपीएससी ले लीजिए या यूपीएससी ले लीजिए या कोई भी स्पर्धा परीक्षा में आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इनका जो है नॉलेज होना आपके पास अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो है पाठ समाप्त होता है। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे और जितने आपको प्रश्न उत्तर आ सकते हैं लिखने का प्रयास कीजिए। कल तो मैं आपको उत्तर देने ही वाला हूँ।